बिहार के सिवान जिले के एक कोने में बसा था चंदौर गांव, चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ, जहां दिन ढलते ही खामोशी सिर उठाने लगती थी। लोग मानते थे कि गांव के पश्चिमी छोर का जंगल शापित है। कहते थे वहां रात के समय किसी औरत की चीखें गूंजती हैं, पेड़ों के बीच परछाइयां दौड़ती हैं और कोई पुरानी आत्मा अब भी वहां भटक रही है। कविता गांव की एक 19 साल की लड़की थी, शांत, समझदार और अपने छोटे भाई की देखभाल करने वाली। उसका बचपन उसकी माँ की कहानियों के बीच बीता था, जिनमें आत्माएं, राक्षस और जंगल के रहस्य हुआ करते थे। पर कविता हमेशा उन्हें मनगढ़ंत मानती थी। लेकिन उस साल सावन के महीने में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी रूहें हिला दी। पहली परछाई। एक रात कविता के चाचा का बेटा राजू अचानक गायब हो गया। आखिरी बार उसे गांव के उस शापित जंगल के पास देखा गया था। खोजबीन के बाद बस उसकी चप्पलें मिली और पास ही जमीन पर अजीब से जलने के निशान, जैसे कोई आग में जलती हुई परछाई वहां से गुजरी हो। गांव में दहशत फैल गई। बूढ़ी औरतों ने साफ कहा, वो लौट आए हैं, भैरवी, जंगल की राक्षसी आत्मा। कविता इस नाम को नहीं भूल सकती थी। उसकी माँ बताया करती थी, भैरवी एक बार गांव की सबसे खूबसूरत युवती थी, जिसे गांव वालों ने डायन कहकर जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा जंगल में बस गई और उसने बदला लेने की सौगंध ली थी। अब वो हर साल सावन में किसी की बलि लेती थी। आत्मा की छाया। राजू के गायब होने के 2 दिन बाद कविता को अजीब सपने आने लगे। सपनों में वह खुद को जंगल में भटकते देखती और कोई काली धुएं से बनी आकृति उसे पुकारती, कविता आओ, मैं तुम्हें बुला रही हूँ। उसके शरीर पर सुबह उठने पर नाखूनों के निशान होते और कमरे में मिट्टी की तेज गंध होती। घर के कुत्ते दरवाजे पर गुर्राते रहते। गांव के पुजारी ने जब घर की पूजा की तो उसकी आंखें फटी रह गईं। उस पर भैरवी की नजर लग गई है। उसे अब वही चुनेगी अपनी अगली बलि के लिए। जंगल की पुकार। कविता अब भी नहीं मानती थी। उसे लगा सब मानसिक भ्रम है, पर वो खुद पर भरोसा तब खो बैठी जब एक दिन उसे अपने भाई सोनू की चीखें सुनाई दी और दौड़ती हुई वो उसके कमरे में पहुंची तो देखा सोनू को कमरे की छत से उल्टा लटकाया गया था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे ऊपर खींच लिया हो। कविता चीखी, दौड़ी और किसी तरह उसे नीचे गिराया। सोनू का शरीर ठंडा पड़ गया था। उसकी आंखें डर से फटी थीं और वह सिर्फ एक ही शब्द बड़बड़ा रहा था, भैरवी, भैरवी, भैरवी। अब कविता को यकीन हो गया, राक्षसी आत्मा लौट चुकी है और उसका अगला निशाना वही है। जंगल में अकेली। पुजारी ने कविता से कहा, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें खुद उस जंगल में जाना होगा। भैरवी की कहानी अधूरी है। उसका सच जानना ही उसका अंत है। कविता ने रात के अंधेरे में अकेले जंगल में प्रवेश किया, एक मशाल, एक लोहे का कंगन और मां की माला लेकर। जंगल जैसे जीता जागता प्राणी था। पेड़ हिल नहीं रहे थे, कांप रहे थे। हर ओर स्याही जैसा अंधेरा। परछाइयां पेड़ों से लटकती प्रतीत होती। और फिर एक गूंजती हुई आवाज, तू क्यों आए है कविता। कविता की आंखों के सामने एक भयानक आकृति उभरी, लंबा, धुएं से बना शरीर, उलझे बाल, जलते हुए आंखें और पैरों की जगह सिर्फ राख। वो भैरवी थी। भैरवी की सच्चाई। भैरवी ने कविता को पकड़ लिया लेकिन मारा नहीं। उसकी आत्मा चिल्लाई, मुझे क्यों जलाया गया था कविता, मैं तो बस एक वैद्य थी। लोगों को औषधि देती थी, पर एक बच्चे की मौत का दोष मुझ पर मर दिया गया। मुझे बांधा, घसीटा और आग में झोंक दिया गया और अब मैं हर सावन उन्हें लौटाती हूँ वही पीड़ा। कविता की आंखों से आंसू बह निकले। तुम्हें बदला लेना था, पर मासूमों को क्यों मारा। भैरवी कांप उठी। उसकी आवाज टूटी, मुझे बस एक इंसान चाहिए जो मेरा सच समझे, जो मुझे मुक्त करे। मुक्ति या मृत्यु। कविता ने मां की माला उठाकर भैरवी की ओर बढ़ाई, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगी, लेकिन इस शापित चक्र को अब यही खत्म होना होगा। भैरवी चीखी, एक भयावह चीख जिससे पूरा जंगल कांप उठा। पेड़ गिरने लगे, जमीन फटने लगी और कविता की आंखें बंद हो गईं। जब वो दोबारा जागी तो सुबह हो चुकी थी। भैरवी जा चुकी थी। वापसी। गांव में वर्षों बाद पहली बार सावन शांत बीता। न कोई चीख, न कोई बलि। कविता वापस लौटी तो उसका भाई ठीक था। लोग उसे देवी मानने लगे, पर वह जानती थी कि उसने बस एक आत्मा को समझा था। भैरवी अब नहीं थी, या शायद अब कविता के अंदर ही कहीं बस गई थी। कभी कभी रात में वो अब भी किसी को पुकारते सुनती है, कविता, तू ही मेरी उत्तराधिकारी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बताएं, मैं चाहूँ तो इसी पर आगे की सीरीज भी लिख सकता हूँ, जिसमें कविता राक्षसी आत्माओं से जूझती है और हर बार नए रहस्यों